लोग कहते हैं कि किस्मत इंसान की हथेलियों में लिखी होती है, लेकिन जिन हथेलियों पर उम्र से पहले छाले पड़ जाएं, जिन उंगलियों में लकीरों से ज्यादा कटे फटे निशान हों, क्या उनकी किस्मत पढ़ने लायक भी होती है? शहर की बाहरी हिस्से में फैले एक औद्योगिक कचरा क्षेत्र के किनारे एक लड़का हर सुबह सूरज से पहले जाग जाता था। नाम था आरव, उम्र 13 साल। दुनिया के लिए वो बस एक और चेहरा था जो कचरे के ढेर में झुका रहता है, लेकिन उस झुकी हुई गर्दन के पीछे एक दिमाग था जो मशीनों की भाषा समझता था। जब लोग टूटी चीजें देखकर मुंह फेर लेते, आरव वहीं रुक जाता। उसके लिए टूटा हुआ मतलब बेकार नहीं, बल्कि अधूरा होता था। उसकी सुबह बदबू से शुरू होती थी और शाम जंग लगे लोहे की आवाज़ों में ढल जाती थी। आसपास की फैक्ट्रियों से रोज ट्रक भर भर कर कबाड़ आता, किसी में जले हुए मोटर, किसी में मेडिकल मशीनों के फेंके हुए हिस्से, किसी में हाइड्रोलिक प्रेस के टूटे वाल्व। आरव हर ढेर को ऐसे देखता जैसे कोई किताब हो, और हर पार्ट उसके लिए एक नया अध्याय। उसे स्कूल जाना नसीब नहीं हुआ था, लेकिन उसने मशीनों को खोल खोल कर पढ़ना सीख लिया था। उसे सूत्र नहीं आते थे, पर उसे पता था कि दबाव कहाँ ज्यादा है, घर्षण कहाँ मार रहा है और करंट कहाँ रास्ता भटक रहा है। उसकी झोपड़ी एक बंद पड़ी फैक्ट्री की दीवार से सटी हुई थी। बाहर से देखने पर लगता था जैसे हवा के एक तेज झोंके में गिर जाएगी, लेकिन अंदर एक अलग ही दुनिया थी। दीवारों पर तारों के गुच्छे टंगे थे, जमीन पर अधखुले उपकरण और कोने में लकड़ी की एक पुरानी खाट जिस पर उसका पिता मोहन लेटा रहता था। मोहन कभी उसी फैक्ट्री में वेल्डर हुआ करता था। 3 साल पहले एक भारी मशीन का बैलेंस बिगड़ा और 1 सेकंड में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। कमर के नीचे सब सुन। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था, इलाज महंगा है, गारंटी नहीं। उसी दिन से मोहन की आंखों में एक चुप बैठ गई थी। आरव दिन भर कचरा बीनता, लेकिन हर बार जब वो कोई मोटर उठाता या किसी मशीन का फ्रेम देखता, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा घूमता, अपने पिता का। वो नहीं चाहता था कि उसके बापू पूरी जिंदगी खाट से आसमान देखते हुए गुजार दें। इसी वजह से रात होते ही जब बाकी बस्ती सो जाती, आरव की झोपड़ी जाग उठती। केरोसिन के छोटे से चूल्हे पर गर्म किया गया पेचकस, टूटे रेडियो से निकाले तार और पुराने साइकिल के गियर, यही उसके औजार थे। उसकी उंगलियां दिन भर की मेहनत से थकी होती, लेकिन जैसे ही वो किसी मशीन को छूता, उनमें अजीब सी स्थिरता आ जाती। एक दिन कचरी के ढेर में उसे कुछ अलग मिला, एक टूटा हुआ मेडिकल सपोर्ट फ्रेम। शायद किसी अस्पताल ने उसे बेकार समझकर फेंक दिया था। आरव ने उसे सीधा किया, जोड़ तोड़ कर देखा, और उसके दिमाग में पहली बार एक पूरी तस्वीर बनी। वो रात भर जागता रहा। अगली सुबह जब मोहन की खाट के पास एक अजीब सा ढांचा खड़ा था, मोहन ने कमजोर आवाज में पूछा, ये क्या है बेटा? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, बस बैठने की कोशिश करना बापू। उसने स्विच दबाया, मोटरें कराहती हुई चलीं, जंजीरें खिंचीं, और पहली बार 3 साल बाद मोहन का शरीर खाट से थोड़ा ऊपर उठा। वो खड़ा नहीं हुआ, लेकिन बैठ सका। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे और आरव की छाती में कुछ टूटकर जुड़ गया। उसी इलाके से थोड़ी दूरी पर शहर का सबसे नामी संस्थान था, इंडियन सेंटर फॉर एडवांस्ड मैकेनिक्स। चमकती इमारत, काले शीशे और भीतर एसी में बैठे दिमाग। आरव वहां कभी अंदर नहीं गया था, लेकिन पिछली दीवार के पास एक जगह थी जहां से लैब की खिड़की दिखती थी। वो रोज वहां खड़ा होकर देखता, सफेद कोट पहने लोग, कंप्यूटर स्क्रीन और रोबोटिक ढांचे। वो सुनता, समझता और मन ही मन जोड़ता। बिना किताब के उसने लिवर का सिद्धांत, टॉर्क का संतुलन और मोटर का व्यवहार सीख लिया था। एक शाम लैब में हलचल थी। अंदर प्रोफेसर नरेन मल्होत्रा पिछले कई महीनों से एक बायोमैकेनिकल सपोर्ट सिस्टम पर काम कर रहे थे। बार बार ट्रायल फेल हो रहा था, मोटर ओवरहीट हो रही थी, कंट्रोल यूनिट गड़बड़ा रही थी। झुंझलाहट में उन्होंने सिस्टम का एक हिस्सा खोलकर खिड़की के पास रखा और गुस्से में उसे बाहर फेंक दिया। वो सीधा कचरे के ढेर में जा गिरा। आरव ने सब देखा। बारिश की बूंदें गिरने लगीं और वो दौड़ पड़ा। उसने उस गीले उपकरण को उठाया, अपनी कमीज में छुपाया और झोपड़ी की ओर भागा। उसे नहीं पता था कि यही पल उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। वो पूरी रात बारिश के साथ जागता रहा। झोपड़ी की छत से टपकती बूंदें जमीन पर गिरती तो मिट्टी की सौंधी गंध उठती, लेकिन आरव का ध्यान उस धातु के डिब्बे पर टिका था जिसे वो चुपचाप कचरे से उठा लाया था। उसने उसे खोला। अंदर सर्किट था, सेंसर थे और मोटर को कंट्रोल करने वाला एक छोटा सा मॉड्यूल था। ये टूटा हुआ नहीं था, बस थका हुआ था, जैसे कोई शरीर जो गलत इलाज से और बिगड़ गया हो। उसने उंगलियों से तारों को छुआ, आंखें बंद की और दिमाग में मशीन को चलते हुए देखा। उसे समझ आ गया कि गलती कहाँ है। ये ताकत की नहीं, तालमेल की समस्या थी।
उसने पुराने रेडियो से निकाला तांबे का महीन तार लिया, साइकिल की जंजीर के पास रखे एक स्क्रू को गर्म किया और धीरे धीरे सोल्डर करने लगा। उसकी उंगलियां जली, लेकिन उसने आवाज नहीं निकाली। आधी रात के बाद जब पूरा इलाका खामोश था, उसने पावर जोड़ा। एक हल्की सी आवाज आई, फिर नीली लाइट जली। मशीन सांस लेने लगी। वो कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसकी नजर अपने पिता पर पड़ी। वो जानता था ये सिर्फ किसी कॉलेज की मशीन नहीं है, ये उसके बापू की उम्मीद बन सकती है। सुबह होने से पहले ही वो उठ खड़ा हुआ। झोपड़ी से निकलते वक्त उसने मशीन को कपड़े में लपेटा और सीने से लगा लिया। उसके कदम सीधे उसी संस्थान की दीवार की ओर बढ़े जहां से ये आई थी। दिल तेज धड़क रहा था। वो चोरी नहीं करना चाहता था, वो बस दिखाना चाहता था कि गलती कहाँ थी। जैसे ही वो दीवार के पास पहुंचा, उसका पैर एक सूखी टहनी पर पड़ा। आवाज गूंजी। अगले ही पल एक भारी हाथ उसकी कॉलर पर था। सुरक्षा गार्ड ने उसे झकझोर दिया। कब से घूम रहा है यहाँ? चोरी करता है? आरव डर गया, लेकिन मशीन को कसकर पकड़े रहा। उसी वक्त प्रोफेसर नरेन बाहर आए। उनकी नज़र सबसे पहले उस मशीन पर पड़ी जो कल उन्होंने गुस्से में फेंकी थी और जो अब चालू हालत में चमक रही थी। फिर उनकी नज़र आरव पर गई। गार्ड कुछ कहने ही वाला था कि प्रोफेसर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उन्होंने शांत लेकिन सख्त आवाज में पूछा, ये कैसे ठीक हुई? आरव की आवाज कांप रही थी, लेकिन जैसे ही उसने मशीन के बारे में बोलना शुरू किया, डर पीछे हटने लगा। उसने बताया कि मोटर क्यों गर्म हो रही थी, सिग्नल कहाँ टूट रहा था और उसने क्या बदला। प्रोफेसर ने उसे वही मशीन खोलने को कहा। आरव ने वही जंग लगा पेचकस निकाला और सबके सामने कनेक्शन दिखा दिए। मशीन फिर से चली, इस बार और स्मूथ। प्रोफेसर कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने गार्ड की ओर देखा और सिर्फ इतना कहा, इसे छोड़ दो। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। प्रोफेसर ने पूछा, तुम ये सब कहाँ करते हो? आरव ने झोपड़ी का रास्ता दिखाया। कुछ ही देर में वही आदमी जिसे शहर सम्मान से जानता था, कचरा पट्टी की तंग गलियों में चल रहा था। जब प्रोफेसर ने झोपड़ी के अंदर कदम रखा तो वो ठिठक गए। टूटे औजार, तारों का जाल और बीच में मोहन जिसके पैरों से जुड़ा हुआ एक अजीब सा ढांचा रखा था। आरव ने स्विच दबाया, मोटरें चली और मोहन धीरे धीरे बैठ गया। उस पल प्रोफेसर की आंखों में कुछ बदल गया। ये कोई प्रयोग नहीं था, ये जरूरत से पैदा हुई तकनीक थी। आरव ने धीमी आवाज में कहा कि अगर उसे थोड़ा बेहतर कंट्रोल यूनिट मिल जाए तो शायद वो बापू को खड़ा भी कर सके। प्रोफेसर ने बिना कुछ कहे वही मॉड्यूल आरव के हाथ में रख दिया। उस दिन पहली बार आरव ने महसूस किया कि दीवारें सिर्फ ईंट की नहीं होती, कुछ दीवारें सोच की भी होती हैं, और शायद उनमें दरार पड़ चुकी थी। लेकिन आरव को ये अंदाजा नहीं था कि उन दरारों से जो रोशनी आने वाली है वो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगी। प्रोफेसर नरेन बिना कुछ कहे झोपड़ी से बाहर निकले, लेकिन जाते जाते उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कल सुबह तैयार रहना। आरव पूरी रात सो नहीं पाया। वो बार बार उस मॉड्यूल को देखता रहा, फिर अपने पिता के पैरों को, जैसे दोनों के बीच कोई अदृश्य पुल बन चुका हो। सुबह की पहली रोशनी के साथ ही उसने मशीन को फिर से जोड़ा। इस बार उसने हर मूवमेंट को और धीमा और ज्यादा इंसानी बनाया। मोटर की आवाज कम हुई, गर्मी का बहाव बदला, और जब उसने स्विच दबाया तो मोहन के पैर हल्के से कांपे। ये चलना नहीं था, लेकिन संकेत था कि रास्ता बंद नहीं है। ठीक 9 बजे संस्थान के मुख्य गेट के सामने आरव खड़ा था, वही गेट जिसे वो सालों से दूर से देखता आया था। इस बार गार्ड ने उसे रोका नहीं। अंदर कदम रखते ही उसकी नाक में साफ हवा और मशीनों की ठंडी गंध आई। चमकती फर्श, कांच की दीवारें और सफेद रोशनी, सब कुछ उसके लिए नया था। कुछ छात्रों से ऐसे देख रहे थे जैसे कोई गलत चीज अंदर आ गई हो। प्रोफेसर नरेन सीधे उसे लैब में ले गए। वहां वही प्रोजेक्ट पड़ा था जिस पर महीनों से काम हो रहा था। उन्होंने बिना भूमिका के कहा कि दिखाओ, तुम क्या सोचते हो। आरव ने मशीन को देखा, छुआ और आंखें बंद कर ली। उसे समीकरण नहीं चाहिए थे, उसे बस ये महसूस करना था कि बल कहाँ टूट रहा है। उसने कुछ पार्ट्स हटाए, कुछ जोड़ बदले और सेंसर की जगह बदली। कुछ छात्र हंस रहे थे, लेकिन प्रोफेसर चुप थे। जब मशीन चालू हुई वो पहले से कहीं ज्यादा स्थिर थी। लैब में सन्नाटा छा गया। किसी ने पहली बार महसूस किया कि किताबों से बाहर भी ज्ञान होता है। दिन बीतते गए। आरव दिन में लैब में रहता और रात को झोपड़ी में। वो अपने पिता के लिए बनाए ढांचे को और बेहतर करता गया। उसने कचरे से हल्के एल्यूमिनियम फ्रेम निकाले, पुरानी व्हीलचेयर के बेरिंग लगाए और कंट्रोल यूनिट को नए सिस्टम से जोड़ा। एक शाम जब उसने स्विच दबाया, मोहन धीरे धीरे खड़ा हुआ। ये पूरा खड़ा होना नहीं था, लेकिन जमीन से अलग होना था। मोहन की आंखें भर आईं और आरव का दिल जोर से धड़क उठा।
उस पल उसे लगा कि उसने सिर्फ अपने पिता को नहीं बल्कि खुद को भी उठाया है। संस्थान में ये बात फैलने लगी। कुछ लोग जल रहे थे, कुछ चुपचाप सीख रहे थे। प्रोफेसर नरेन ने आरव को किताबें दी, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्हें पता था कि ये लड़का शब्दों से नहीं, काम से सीखता है। एक दिन एक बड़ी मीटिंग रखी गई। बाहर से लोग आने वाले थे। वही मशीन दिखाई जानी थी। आरव को एक कोने में खड़ा कर दिया गया। प्रस्तुति शुरू हुई। मशीन चली, लेकिन अचानक रुक गई। कमरे में खलबली मच गई। प्रोफेसर की नज़र सीधे आरव पर गई। आरव आगे बढ़ा, बिना कुछ बोले मशीन के पास गया और एक छोटा सा कनेक्शन ठीक किया। मशीन फिर से चल पड़ी। इस बार तालियों की आवाज आई। उस दिन के बाद आरव को पीछे नहीं रखा गया। वो अब टीम का हिस्सा था, बिना डिग्री, बिना पहचान, लेकिन बिना डर के। और हर रात जब वो घर लौटता, उसका पहला सवाल यही होता कि आज उसने अपने पिता को एक कदम और चलने के करीब पहुंचा दिया या नहीं। और हर कदम के साथ आरव को ये महसूस होने लगा कि रास्ता जितना आगे खुल रहा है, उतनी ही मुश्किलें भी साथ चल रही हैं। संस्थान के भीतर उसकी मौजूदगी अब किसी से छुपी नहीं थी। कुछ प्रोफेसर उसे कौतूहल से देखते थे, कुछ संदेह से, और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें ये बात चुभ रही थी कि बिना डिग्री, बिना सर्टिफिकेट का एक लड़का उनके सालों के पढ़े ज्ञान पर सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन प्रोफेसर नरेन चुप थे। वे जानते थे कि बहस का जवाब काम से ही दिया जा सकता है। आरव अब दिन में सिर्फ सुधार नहीं करता था, वो नए समाधान सोचने लगा था। उसने महसूस किया कि मशीन और इंसान के बीच सबसे बड़ी समस्या भरोसे की है। मशीन को इंसान की मांसपेशियों पर हावी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके साथ चलना चाहिए। उसने कंट्रोल सिस्टम को ऐसा बनाया कि हर हल्की सी हरकत का जवाब मशीन उसी अनुपात में दे। ये काम किताबों में नहीं लिखा था। ये काम उसने अपने पिता के शरीर को देखकर सीखा था। जब मोहन थकते, मशीन धीमी हो जाती। जब उनका मन मजबूत होता, मशीन भी साथ देती। एक शाम जब आरव झोपड़ी लौटा, उसने देखा कि मोहन चुपचाप खाट पर बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। उन्होंने धीरे से कहा कि आज जब उन्होंने खड़ा होने की कोशिश की तो कुछ पल के लिए उन्हें लगा कि वे गिर जाएंगे। आरव ने बिना कुछ कहे मशीन को खोला, हर जोड़ को देखा और समझ गया कि समस्या तकनीक की नहीं, आत्मविश्वास की है। उसने ढांचे में एक छोटा सा सहारा जोड़ा, ऐसा जो दिखे नहीं लेकिन मौजूद रहे। अगली बार जब मोहन खड़े हुए तो उनके हाथ कांपे नहीं, वे मुस्कुरा दिए। उधर संस्थान में माहौल बदल रहा था। एक बड़ी टेक कंपनी के लोग आने वाले थे। वे प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहते थे। शर्त साफ थी, डिजाइन उनका होगा, कंट्रोल उनका होगा। आरव ये सब सुन रहा था। उसे समझ आ रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो मशीन महंगी हो जाएगी और उसके जैसे लोगों के लिए सपना ही रह जाएगी। उसने पहली बार प्रोफेसर नरेन से असहमति जताई, कहा कि ये तकनीक उन लोगों के लिए है जिनके पास विकल्प नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों को ये बचपना लगा, कुछ को विद्रोह। मीटिंग के बाद प्रोफेसर नरेन देर तक आरव के साथ बैठे रहे। उन्होंने उससे पूछा कि वो सच में क्या चाहता है। आरव ने बिना रुके कहा कि वो चाहता है कि उसका पिता और उसके जैसे हजारों लोग अपने पैरों पर खड़े हो सके, चाहे दुनिया उन्हें देखे या नहीं। उस रात प्रोफेसर को पहली बार एहसास हुआ कि ये लड़का सिर्फ मशीन नहीं बना रहा, वो एक सोच बना रहा है। अगले हफ्ते एक सार्वजनिक प्रदर्शन रखा गया। मीडिया, अफसर, निवेशक सब मौजूद थे। मशीन को स्टेज पर लाया गया। आरव पीछे खड़ा था। मोहन धीरे धीरे आगे बढ़े। पूरा हॉल सांस रोके देख रहा था। मशीन चली, कदम पड़े और मोहन बिना सहारे खड़े रहे। तालियां गूंजी, कैमरे चमके। उसी पल आरव ने देखा कि कुछ लोग इस सफलता को अपने नाम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। उसे पहली बार डर लगा कि कहीं उसकी कहानी उससे छीन न ली जाए। शाम होते होते प्रस्ताव आने लगे, पैसे, सुविधाएं, नाम। आरव चुप रहा। वो सिर्फ अपने पिता के चेहरे को देख रहा था, जहां अब डर से ज्यादा उम्मीद थी। उसे समझ आ गया कि अगला फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ होने वाला है। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन आरव की आंखों में नींद नहीं थी। दिन भर की तालियों की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, पर उसके साथ साथ भीतर कहीं एक बेचैनी भी थी। जिस काम को उसने अपने पिता के दर्द से जन्म दिया था, वही काम अब सौदेबाजी का विषय बन चुका था। झोपड़ी के बाहर बैठा वो देर तक आसमान देखता रहा। मोहन चुपचाप उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस इतना कहा कि आज बहुत दूर तक चल पाया हूं। उस एक वाक्य ने आरव के भीतर की उलझन और गहरी कर दी।
अगली सुबह संस्थान में एक बंद कमरे की बैठक हुई। कंपनी के प्रतिनिधि साफ साफ बोल रहे थे, मशीन का पेटेंट उनके नाम होगा, उत्पादन बड़े पैमाने पर होगा और कीमत ऐसी रखी जाएगी जिसे केवल खास लोग ही चुका पाएं। बदले में आरव को नाम, पैसा और आराम की जिंदगी मिलती। कमरे में बैठे लोगों को ये सौदा सुनहरा लग रहा था। आरव को लगा जैसे कोई उससे उसके पिता की टांगे फिर से छीन लेना चाहता हो। उसने पहली बार साफ शब्दों में कहा कि वो इस शर्त पर काम नहीं करेगा। कमरे में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, कुछ ने धमकी दी कि बिना उनके सहारे ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाएगा। प्रोफेसर नरेन खामोश थे। बैठक खत्म हुई तो उन्होंने आरव को रोक लिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में बदलाव अक्सर अकेले खड़े होकर नहीं, सिस्टम के भीतर रहकर लाया जाता है। आरव ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके मन में ये बात गूंज रही थी कि अगर सिस्टम ही गलत हो तो उसके भीतर रहकर क्या बदला जा सकता है। उसी दिन शाम को आरव ने एक फैसला किया। उसने मशीन का ओपन डिज़ाइन तैयार करना शुरू किया। उसने हर पार्ट, हर सॉफ्टवेयर लाइन, हर माप को इतना सरल बना दिया कि कोई भी सामान्य वर्कशॉप इसे समझ सके। रात रात भर वो काम करता रहा। मोहन अक्सर पास बैठकर उसे देखते रहते। उन्हें समझ नहीं आता था कि बेटा क्या कर रहा है, लेकिन इतना ज़रूर दिखता था कि वो किसी भारी बोझ से खुद को मुक्त कर रहा है। कुछ ही दिनों में ये डिज़ाइन इंटरनेट पर फैल गया। छोटे कस्बों, गांवों, मेडिकल कैंपों से संदेश आने लगे। लोगों ने अपने अपने तरीके से मशीन बनानी शुरू की। कहीं वो लोहे की सादी छड़ों से बनी, कहीं पुराने पुर्जों से। हर जगह उसका रूप अलग था, पर मकसद एक ही, लोगों को खड़ा करना। कंपनी भड़क उठी। कानूनी नोटिस भेजे गए, संस्थान पर दबाव डाला गया। प्रोफेसर नरेन ने आरव को बुलाया और कहा कि अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। इसी बीच मोहन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। लगातार मेहनत और भावनात्मक तनाव ने उनके शरीर को थका दिया था। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे मोहन ने आरव का हाथ पकड़ा और कहा कि चाहे कुछ भी हो, वो जो कर रहा है सही कर रहा है। उनकी आवाज़ कमज़ोर थी, लेकिन भरोसा अडिग। आरव की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि लड़ाई अब सिर्फ तकनीक की नहीं रही, ये उसके पिता की सांसों से जुड़ चुकी थी। अस्पताल के बाहर खड़ा आरव ये जानता था कि अगला कदम आसान नहीं होगा। सामने कानूनी लड़ाइयाँ थीं, आर्थिक मुश्किलें थीं और अकेले पड़ जाने का डर था। फिर भी उसके भीतर एक अजीब सा सुकून था। उसने तय कर लिया था कि चाहे कीमत कुछ भी हो, वो इस कहानी को किसी और के नाम नहीं लिखने देगा। अदालत की सीढ़ियां आरव को भारी लग रही थीं, जैसे हर कदम उसके इरादे की परीक्षा ले रहा हो। कंपनी ने मुकदमा दायर कर दिया था। आरोप था कि उसने संस्थान की बौद्धिक संपत्ति चुरा ली है। कागजों की भाषा कठोर थी, लेकिन आरव के भीतर एक अजीब सी शांति थी। उसके पास छिपाने को कुछ नहीं था। जो भी बनाया था खुले तौर पर बनाया था, सबके सामने रखा था। प्रोफेसर नरेन भी उसके साथ खड़े थे। उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से कहा कि ये काम किसी एक संस्था का नहीं, बल्कि मानवीय जरूरत से जन्मी सोच का परिणाम है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान छोटे कस्बों और गांवों से लोग आने लगे। कोई बैसाखी के सहारे था, कोई व्हील चेयर पर, और कुछ ऐसे भी थे जो उसी मशीन के सहारे खड़े होकर अदालत तक पहुंचे थे। वो गवाह नहीं थे, लेकिन उनकी मौजूदगी खुद में एक बयान थी। मीडिया ने इसे उठाया, सवाल बदलने लगे। अब चर्चा पेटेंट की नहीं, पहुंच और इंसानियत की होने लगी। उसी बीच अस्पताल से खबर आई कि मोहन की हालत स्थिर है। आरव पहली बार खुलकर रोया। उसे लगा जैसे महीनों से बंधा कोई डर अचानक ढीला पड़ गया हो। अदालत में जब अंतिम दलील रखी गई तो आरव ने कुछ तकनीकी नहीं कहा। उसने बस इतना कहा कि अगर किसी विचार ने किसी को खड़ा कर दिया हो तो वो विचार किसी तिजोरी में बंद नहीं किया जा सकता। कमरे में सन्नाटा छा गया। फैसला आने में वक्त लगा, लेकिन जब आया तो वो सिर्फ कानूनी नहीं, नैतिक भी था। अदालत ने माना कि ओपन डिजाइन किसी संस्था की चोरी नहीं, बल्कि सार्वजनिक हित में उठाया गया कदम है। कंपनी की मांग खारिज कर दी गई। आरव बाहर निकला तो लोगों की भीड़ थी। कोई नारा नहीं, कोई शोर नहीं, बस आंखों में कृतज्ञता थी। कुछ महीनों बाद आरव उसी झोपड़ी के पास खड़ा था जहां से ये सब शुरू हुआ था। अब वहां एक छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र बन चुका था। लोग सीख रहे थे, बना रहे थे और सबसे जरूरी, खड़े हो रहे थे। मोहन पास की कुर्सी पर बैठे सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर गर्व था, लेकिन उससे भी ज्यादा सुकून। आरव जानता था कि उसकी कहानी कोई महान अंत नहीं चाहती। ये किसी एक जीत की कहानी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी थी जो गिरने के बाद फिर खड़ा होना चाहता है।